ईडी और सीबीआई ये दो सरकारी एजेंसियां नहीं है बल्कि आ, केंद्र सरकार मोदी सरकार के लठैत है कि ईडी और सीबीआई के जरिए विपक्ष को डराया जा रहा है। विपक्ष जो जनहितकारी मुद्दों पर बात करना चाहता है उनकी जबान बंद की जा रही है। राहुल गांधी ने जो इनकी बखिया उधेड़ी है पिछले 1 साल में 2 साल में, और जो उन्होंने नारा दिया, अभी आप देख लीजिए पहला ही उनका भाषण लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में, डरो मत डराओ मत। अरविंद केजरीवाल की जमानत हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्टरूम के भीतर मोदी की सीबीआई को मोर बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजड़े में बंद तोता बता दिया है। अभी तक तो भाजपा कहती थी कि कांग्रेस के समय में सीबीआई तोता थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद यह बात साबित हो गई है कि भाजपा सरकार में सरकारी एजेंसियां किस तरह से गुलाम बन रखी हैं। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रविकांत सर, ये गुलाम लोग क्या सही फैसला लेते होंगे, क्या सही काम करते होंगे, क्या लगता है आपको? नहीं, जो आका ने हुक्म दिया उसी का पालन करते हैं। जिस आबकारी नीति घोटाले में लोगों को गिरफ्तार किया गया था, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, जैन साहब हो या मुख्यमंत्री केजरीवाल हो, उनको जमानत मिलना और टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है, ईडी पर भी आरोप लगे कि वो इस्तेमाल कर रही है सरकार, ये दिखाता है कि ये दरअसल ईडी और सीबीआई ये दो सरकारी एजेंसियां नहीं है बल्कि केंद्र सरकार मोदी सरकार के लठैत हैं। वो जिसको चाहे हाँकना चाहते हैं और इनके जरिए क्या क्या काम हो रहे हैं ये हमने इन 5 साल में तो स्पष्ट रूप से देख लिया। पहले शुरू के 5 साल नहीं दिखा। वो क्या दिख रहा है कि किसी पार्टी को तोड़ना हो तो ईडी सीबीआई का इस्तेमाल होगा, किसी नेता को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराना हो तो उसका इस्तेमाल होगा। आप अजीत दादा पवार की बात कीजिए, पृथ्वीराज चौहान की बात कीजिए, तमाम लोग जो जिन पर खुद नरेंद्र मोदी आरोप लगा रहे थे कि इतने करोड़ रुपए का घोटाला किया है, जेल जाएंगे, लेकिन वो जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं वैसे ही उन पर कोई आरोप नहीं रहता, फिर कोई ईडी छापेमारी नहीं करती, फिर कोई सीबीआई नहीं जाती। लेकिन जब तक वो विपक्ष में है, वो चाहे उद्योगपति हो, चाहे वो किसी पार्टी का नेता हो, उन सबके यहां ईडी और सीबीआई की छापेमारी चलती रहती है। इसलिए मैंने कहा कि दरअसल मोदी सरकार के दो लठैत हैं जो लोगों को कमजोर करने के लिए, तोड़ने के लिए और भारतीय जनता पार्टी की दादागिरी और सरकार बनाए रखने के लिए इनका इस्तेमाल हो रहा है। ये आज नहीं तो कल ये तो होना ही था, ये तो टिप्पणी आनी ही थी। लेकिन मुझे लगता है कि टिप्पणी भले ही आज आ रही हो सुप्रीम कोर्ट की, लोगों के जेहन में तो ये बात काफी पहले पहुंच चुकी है कि ईडी और सीबीआई के जरिए विपक्ष को डराया जा रहा है। विपक्ष जो जनहितकारी मुद्दों पर बात करना चाहता है उनकी जबान बंद की जा रही है, उन्हें पत्रकारों को डराया जा रहा है। कौन है ऐसा जिसको नहीं डराया जा रहा है? आपने सारे तो स्तंभ ढा दिए और कल तो हम लोगों ने वो भी तस्वीर देख ली ना सीजेआई महोदय की, डीवाई चंद्रचूड़ साहब के घर में आरती करने पहुंच गए मोदी जी, जबकि संविधान का आर्टिकल 50 और आर्टिकल 15 ये दोनों ही सेपरेशन की बात करते हैं। जो आचार संहिता बनी है जजेस के लिए, उसमें सीधे तौर पर यह है कि आप पार्टीज के साथ और नेताओं के साथ सार्वजनिक जीवन में आप नहीं दिख सकते, नहीं दिखना चाहिए, आपको एक दूरी बनाना है, आपको मेंटेन करना है, लोगों का विश्वास बना रहे। तो चाहे वो संवैधानिक संस्थाएं हो, एजेंसियां हो, और यहां तक कि अब तो जुडिशरी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये आज के भारत की तस्वीर को दिखाते हैं। लेकिन इसी में मुझे एक उम्मीद भी दिखती है कि लोगों ने वास्तव में जो फैसला लिया है और लोग जो अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपने संवैधानिक अधिकार को समझ रहे हैं, उसके जरिए ही आपको उम्मीद दिखाई पड़ रही है। और इसलिए मैंने कहा ना कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के 2 जज महोदय ने कहा, वो कोई अनोखी बात नहीं है जी। ये लोग और हम लोग पहले से जान रहे हैं, लेकिन ये टिप्पणी होना, बिल्कुल रविकांत सर, यही सवाल भी है कि इससे पहले भी
ये आरोप लगते आए हैं कि विपक्ष को दबाया जाता रहा है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे आज भाजपा की सरकार हो। पहले भी ये बात उठी है कि हाँ, सरकारी एजेंसियां गुलाम बनाकर रखी जाती हैं और विपक्ष को दबाने के लिए पूरी हर पुरजोर कोशिश करती हैं। लेकिन तब की बात में और आज की बात में क्या अंतर मान रहे हैं? तब तो भाजपा हमेशा कहती आई है कि सीबीआई तोता है, पिंजरे में बंद तोता है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आ गई है। अप्रत्यक्ष तौर पर रविकांत सर, भाजपा को एक्सपोज कर दिया गया है। हाँ, निश्चित रूप से। और भाजपा जो मुखौटा लगा करके बैठी है पिछले 10 साल से, उनके यहाँ कोई इस्तीफा नहीं होता है। अगर आप इस्तीफा नहीं देंगे तो आप चोर नहीं माने जाएंगे। आपके यहाँ करप्शन नहीं होता है। रोज रेलगाड़ियों के एक्सीडेंट हो जाए लेकिन साहब रेल मंत्री जिम्मेदार नहीं है। तो आप लगातार उन जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ा रहे हैं। इसीलिए आपने बिल्कुल ध्यान सही आकृष्ट किया कि इसीलिए टिप्पणी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपने कहा कि पहले भी ये आरोप लगते थे, तो पहले क्या होता था कि दाल में नमक होता था, आजकल नमक में दाल है। हालात ये है, आजकल पूरा ही काला है सर। दाल ही नहीं है सर, नमक में हल्दी मिलाकर पिलाई जा रही। यस, यही हो रहा है। तो अब इसीलिए आपको बचाव करना है, इसीलिए आपको एजेंसियों को दबाना है, इसीलिए आपको एजेंसियों का इस्तेमाल करना है। पहले कम से कम सरकारों में शर्म हया होती थी। अगर मीडिया में वो बात आती थी तो कम से कम इस्तीफे होते थे, जिम्मेदारी तय होती थी। जिस मामले में इतना 2G 3G कोयला घोटाला और ये घोटाला वो सब आया, लेकिन 2015 और 16 में नरेंद्र मोदी की सरकार रहते हुए वो सारे लोग बरी हो गए। तो ये सरकार कर क्या रही थी? या तो फिर वो आरोप गलत थे। लेकिन इस समय तो साहब कुछ भी नहीं तय हो सकता है और सरेआम इस्तेमाल हो रहा। मोदी जी कह रहे हैं कि हम तो सुधारने के लिए हमने छुट्टा छोड़ रखा है जी। माने आप विपक्ष के लोगों को डराने धमकाने के लिए आपने छुट्टा छोड़ रखा है। छुट्टा तो जानवर को छोड़ा जाता है और जानवर जाकर के मारता पीटता है। तो आप क्या इसी तरह से एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं? और अब मुझे लगता है कि अब वैधानिक रूप से स्पष्ट हो गया है। पहले लोग समझ रहे थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी है और डेफिनेटली इससे मोदी की सरकार एक्सपोज होती है। अब इस पर विपक्ष मुखर होगा और उसके बाद देखते हैं कि सरकार में कुछ तब्दीली आती है या नहीं आती। सर, लेकिन ये क्या है? एक केस में व्यक्ति बाहर निकले, उसे दूसरे केस में फंसा दो, दूसरे केस से जमानत मिली, तीसरे में उसे फंसा दो। इस तरीके से चलेगा क्या? और सर, अगर सरकारी एजेंसियां भी ऐसे ही सत्ता का घुंघरू पहनकर नाचती रही तो ये लोकतंत्र के लिए कितना फायदेमंद है? सर, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप तो संविधान पढ़ाते हैं सर। कितना फायदेमंद है लोकतंत्र के लिए? देखिए, लोकतंत्र के लिए बेहद घातक है। डॉक्टर अंबेडकर ने 50 के बाद ही कहा था। बहुत सारे लोग तर्क देते हैं ना कि साहब तो संविधान को लेकर के तो आलोचना बाबा साहब ही कर रहे थे जी। जबकि हम लोग जानते हैं कि ग्रैनवेल ऑस्टिन से लेकर के दुनिया भर के तमाम संविधान वेत्ताओं ने भारत के संविधान की बड़ी प्रशंसा की। यस। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत स्पष्ट कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसका पालन करने वाले लोग बुरे हैं तो वो संविधान बुरा साबित हो। यस। आप अच्छा साबित नहीं कर सकते फिर उसको। तो डेमोक्रेसी लोगों का तंत्र है, लेकिन लोगों के नाम पर अगर तानाशाह आ जाएंगे, ऐसे लोग आ जाएंगे जो लोगों की परवाह नहीं करते हैं, लोगों के मैंडेट की परवाह नहीं करते हैं, जो विपक्ष की बात को सुनना नहीं चाहते, जो विपक्ष की बात को दबाना चाहते हैं, पत्रकारों को स्वतंत्रता नहीं है, जहां जुडिशरी भी आशंकाओं में है। जस्टिस लोया का केस तो खुला है, खुली किताब की तरह है। तो जहां इस तरह का डर और भय का माहौल हो, वहां लोकतंत्र कभी भी फल फूल नहीं सकता। लोकतंत्र कोई एक युक्ति थोड़ी है कि वो आज है और ऐसे ही बना रहेगा। लोकतंत्र निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर उसे आप बाधित करेंगे, उसके मूल्यों के साथ खिलवाड़ करेंगे, और लोकतंत्र सिद्धांतों और व्यवहारों दोनों पर टिका होता है। लेकिन आप तो योजना आयोग को नीति आयोग कर देंगे, आप इसको बदल करके वो कर देंगे, लेकिन निकल क्या रहा है? लोकतंत्र अभिव्यक्ति से चलता है, लोगों के भावनाओं से चलता है, संवैधानिक संस्थाओं की मजबूती से चलता है, मीडिया और जुडिशरी के
पूरे जो कहे अभिव्यक्ति से चलता है, उसकी स्वतंत्रता से चलता है। लेकिन अगर ये नहीं है तो फिर लोकतंत्र पर पहरा है, और लोकतंत्र का जो पहरा होता है अंततः लोगों के लिए बड़ा खतरनाक साबित होता है। भले ही सत्ता में बैठे लोगों के लिए वो बहुत फल फूल रहा हो, बहुत उनको संपदा और यश दे रहा हो, या और भी कुछ दे रहा हो, लेकिन लोगों के लिए वो बेहद खतरनाक हो जाता है। सर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ नरेंद्र मोदी की पूजा अर्चना करते हुए जो तस्वीरें, जो वीडियोस वायरल हुए, उसके बाद एक तरह का संदेश दिया जाने लगा सोशल मीडिया पर। एक्सपर्ट तमाम भाजपा समर्थित लोगों ने या भाजपा के लोगों ने इस तरह के एक मैसेज देने की कोशिश करी कि देखिए जुडिशरी अब हमारे साथ है, देखिए नरेंद्र मोदी के रिश्ते सीजीआई के साथ ऐसे हैं कि वो उनके घर जाकर पूजा पाठ करते हैं। मैं दो चीजें पूछूंगी, पहला तो ये लोकतंत्र के लिए कितना घातक है, और दूसरा कि इससे, इस तरह के संदेश से क्या फायदा होगा, क्योंकि अभी चुनाव भी आने वाले हैं सर। देखिए, पहला जो आपका सवाल है उसके बारे में मैंने थोड़ी सी टिप्पणी पहले की थी जी जी, कि संविधान का आर्टिकल 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों के पृथकीकरण की बात करती है, दोनों के सेपरेशन की बात करती है, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात करती है। अगर कार्यपालिका हस्तक्षेप करने लगेगी तो निश्चित रूप से कार्यपालिका स्वतंत्र नहीं रहेगी। तो ये जरूरी है एक दूसरे का सम्मान और सेपरेशन। आर्टिकल 15 ये कहता है कि जो जजेस हैं उन्हें कार्यपालिका से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, दूरी बना करके, दूरी मेंटेन करके रखना चाहिए। इन दोनों का पालन नहीं हुआ, और 89 में संभवतः वो आचार संहिता भी बनाई गई थी जजेस के लिए कि उन्हें कार्यपालिका या सरकारी तंत्र से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। ये स्पष्ट रूप से आचार संहिता है। इसमें तीनों का उल्लंघन हुआ है, और तीनों के उल्लंघन का मतलब है कि जुडिशरी को कहीं प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। क्या कोई इसमें एजेंडा था जब मोदी जी गए? क्या कोई इसमें सेटिंग हुई है? क्या कोई वादे और क्या कोई इरादे इसमें अभिव्यक्त हुए हैं? ये तो अब अंडर कवर है ना, ये तो किसी को नहीं मालूम है। मोदी जी सिर्फ आरती करने के लिए नहीं गए, उसके बाद फिर चाय नाश्ता भी हुआ होगा, बैठक भी हुई होगी, कुछ बातचीत भी हुई होगी, और अगर ये कुछ हुआ है तो वो क्या था, ये लोगों को जानने का अधिकार है। सबसे महत्वपूर्ण होता कि सीजीआई महोदय मोदी जी से कहते कि भाई आप मत आइए, क्योंकि उसमें हमारे ऊपर सवाल खड़े होंगे, आपको एक अच्छा मैसेज देना चाहिए था। अब इससे क्या हुआ, मोदी जी तो ले उड़े सीजीआई साहब को, उन्होंने प्रतिष्ठा ही खत्म कर दी। इसमें किसकी प्रतिष्ठा गिरी है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। ये सिर्फ इतना मतलब नहीं है कि साहब वो हिंदू है और देखिए गणेश उत्सव चल रहा है तो उसमें पूजा पाठ करने के लिए गए थे, वो इतना भी नहीं है कि महाराष्ट्र का चुनाव है इसलिए मोदी जी टोपी लगा के गए थे, इतना भर नहीं है। इसमें मैसेज बहुत कुछ है। वो जो आपने दूसरा वाला कहा ना कि लोग जो कह रहे हैं कि देखिए, दरअसल राहुल गांधी ने जो इनकी बखिया उधेड़ी है पिछले 1 साल में, 2 साल में, और जो उन्होंने नारा दिया, अभी आप देख लीजिए, पहला ही उनका भाषण लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में, डरो मत डराओ मत। लोगों ने डरना छोड़ दिया। अभी राहुल गांधी ने जो बोला अमेरिका में कि 4 जून 2024 के बाद नरेंद्र मोदी का डर खत्म हो गया इस देश में, तो दरअसल उसी डर को कायम करने के लिए, और इसीलिए मुझे ऐसे लगता है कि इस मुलाकात का अमेरिका कनेक्शन है, राहुल गांधी के साथ कनेक्शन है। राहुल गांधी को मैसेज देना है, और राहुल गांधी के जरिए इस देश के तमाम लोगों को, पत्रकारों को, एक्टिविस्ट को, बुद्धिजीवियों को, समूचे विपक्ष को यह मैसेज देना है कि आप डरते रहिए, क्योंकि जुडिशरी हमारे साथ है। और मोदी जी डरे हुए भी हैं। डरे हुए क्यों हैं? अभी सेबी वाला मामला आना है, बहुत सारे ऐसे फैसले आने हैं जिसमें सरकार सीधी फंस सकती है। कल संजय राउत ने, प्रज्ञा जी बोला कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया महाराष्ट्र मामले की सुनवाई कर रहे हैं और अब हमें भरोसा नहीं है, तो बेहतर होगा कि सीजीआई महोदय उससे अपने आप को अलग कर लें। अब सोचिए, एक पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता ये सवाल खड़े कर रहा है, इसका मतलब है कि देश के तमाम लोग, करोड़ों लोगों के मन में यह संदेह पैदा हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि ऐसा हुआ है,
लेकिन लोगों के मन में संदेह है, मेरे मन में संदेह है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, तो ये लोकतंत्र को कमजोर करता है, ये जुडिशरी पर जो विश्वास है उसको कमजोर करता है। और जब लोकतंत्र जुडिशरी पर विश्वास कमजोर होता है, मीडिया पे तो हो ही चुका है, जो गोदी मीडिया है, अगर इन पर विश्वास कमजोर होता है तो अंततः डेमोक्रेसी कमजोर होती है, और ये नहीं होना चाहिए। आप अंदर खाने क्या नाश्ता पानी करते हैं, क्या बातचीत करते हैं, कोई बात नहीं, आप मिलते रहिए, सार्वजनिक जीवन में मिलते जुलते हैं लोग, लेकिन पब्लिकली और वीडियो लाना, ये इस्तेमाल किया नरेंद्र मोदी ने कि आपका तो पूरा वीडियो उतार करके ट्वीट कर दिया, इससे छवि खराब हुई जुडिशरी की और सीजेआई की। और मैं समझता हूं कि राहुल गांधी को फिर से भयभीत करने, और खुद मोदी जी डरे हुए हैं, इसलिए वो कहीं ना कहीं वहां बातचीत करने के लिए, थोड़ा मिलने जुलने के लिए गए हैं। इसका मैसेज यही है, बाकी अंदर खाने क्या हुआ है ये कोई नहीं जानता। अच्छा सर, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग एक तरीके से उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला है कि जहां हमने देखा कि पहले सीएम योगी आदित्यनाथ विधानसभा में खड़े होकर यादव और मुसलमान का नाम लेते हैं, उसके बाद एसटीएफ जौनपुर में एक कथित फर्जी एनकाउंटर मंगेश यादव नाम के व्यक्ति का कर देती है, ऐसा कहा जा रहा है। और जो बात ये उत्तर प्रदेश में इस वक्त सबसे ज्यादा चल रही है कि जाति देखकर एनकाउंटर हो रहा है, तो सर इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये कितना घातक है सर? देखिए प्रज्ञा जी, जो लोग इस समय सत्ता में हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात करिए, चाहे आप दिल्ली की बात करिए, अव्वल तो इनका लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है, इनका भारत के संविधान में कोई विश्वास नहीं है। मैं पूर्णतः इस बात से सहमत हूं, मेरा एतबार यही है। संविधान माथे से लगाए थे जब भी संविधान माथे से लगाने का ये मतलब कतई नहीं होता है कि आप संवैधानिक मूल्यों का भी पालन कर रहे हैं। और मोदी जी की, आरएसएस की ये पुरानी आइडियोलॉजी है कि जिसको खत्म करना हो उसको आप माथे से लगा लीजिए। और मैं अभी का नहीं बताऊं, मैं आपको प्राचीन काल का बता देता हूं। तथागत बुद्ध ने जिस हिंदुत्व के खिलाफ पूरी संघर्ष किया, पूरा वैचारिक संघर्ष किया, उन बुद्ध को विष्णु का नमा अवतार बना दिया गया, माथे से ही लगा लिया गया। और क्या किया बुद्ध के साथ? उनको नख दंत विहीन बना करके और भारत से लगभग अलविदा कर दिया बौद्ध धर्म का। तो वो तो पुरानी बात है। अभी क्या है, जिन्होंने कभी तिरंगे का सम्मान नहीं किया, आपके पीछे मुझे दिख रहा है, जो ये कहते थे कि 3 रंग, तो जो 3 का आंकड़ा है ये अशुभ होता है जी, इसलिए राष्ट्रध्वज तो भगवा होना चाहिए, एक रंगी होना चाहिए। जो ये कहते थे, और मैं आपको तारीख के साथ बता रहा हूं, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित होता है जी। ठीक 3 दिन के बाद 30 नवंबर 1949 को ऑर्गेनाइजर में लिखा जाता है, आरएसएस का मुखपत्र, उसमें लिखा जाता है कि यह संविधान विदेशी है, यह संविधान औपनिवेशिकता का की विरासत है, और यह संविधान हमें स्वीकार्य नहीं है। क्यों स्वीकार्य नहीं है? क्योंकि इसमें मनु की संहिताएं नहीं। इन्होंने कभी राष्ट्रगान का सम्मान नहीं किया। ये कहते रहे कि जो इसमें प्रशंसा हो रही है वो ब्रिटिश सम्राट की हो रही है। झूठ फैलाने में ये आज ही नहीं माहिर है, बहुत पुराने माहिर है। तो इनका न तो संविधान पर, न राष्ट्रध्वज पर, न राष्ट्रगान पर, न लोकतंत्र पर कभी कोई भरोसा ही नहीं रहा। ये तो घोषित तौर पर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अब चूंकि उसी चुनावी प्रक्रिया से इनके हाथ में सत्ता आ गई है, तो अब उसी कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब कानून में तो कहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना, किसी का घर आप नहीं गिरा सकते हैं। yes. आरोपी है, यहां तक कि अगर उसको सजा भी मिल जाए तो आपको घर गिराने का अधिकार नहीं है। बुलडोजर चलाना नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। नहीं है, चलाते हैं सर, फिर भी चलाते हैं, लेकिन फिर भी चल रहा है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता इनके ऊपर। इनके लिए कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं, इनके लिए कोई संविधान नहीं। एनकाउंटर कहां होता है? रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में। भारत में फांसी भी दी जाती है, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में, क्योंकि प्राकृतिक न्याय, और ये तो गांधी, नेहरू, अंबेडकर का देश है। जीवन आपको अगर देने का अधिकार नहीं है तो लेने का भी नहीं है जी।
तो हमारे यहां तो यहां तक है कि नहीं साहब, आप फांसी ना दें, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। एनकाउंटर केवल तब होता है कि जब कोई आरोपी भाग रहा हो, कोई अपराधी भाग रहा हो और वो पलटवार करते, तब एनकाउंटर होते हैं। यहां तो लाइन लग गई है साहब, एनकाउंटर दर एनकाउंटर, किसी के पैर में गोली। अरे हालात यह है कि 504 और 506 धारा के आरोपियों को एनकाउंटर किया जा रहा है जी। उसी जिसकी आप बात कर रही हैं जौनपुर मामले में जी। उसमें क्या था, जिसका एनकाउंटर हुआ उस पर 8 मुकदमे थे, मंगेश यादव, और मंगेश यादव, और सजा याफ्ता नहीं था। यस। अगर कोई मुकदमा है तो वो अपराधी साबित नहीं होता, ये हमारा कानून कहता है। और अपराधी घोषित करना, उसे जेल भेजना या सजा देना किसका काम है? अदालत का। तो आप ही अदालत है, आप ही पुलिस है, आप ही वकील है, आप ही दलील है, सब कुछ आप ही है। यहां कुछ चल ही नहीं रहा है। ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये कानून बचा ही नहीं है। अब जिसको चाहे आप उसको ठोक दें। और ये कितना भयावह है प्रज्ञा जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो आरोपी था कि नहीं था, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं। बिल्कुल। लेकिन ये कितना खतरनाक होता है। आपको याद होगा तेलंगाना में 2-3 साल पहले एक डॉक्टर के साथ रेप हुआ था, बड़ा भयावह रेप था, उसको जला करके मार दिया गया। लोगों का प्रेशर बना। प्रेशर में क्या हुआ कि एक पुलिस की टीम ने कुछ लोगों को एनकाउंटर कर दिया, बड़ा जश्न मना और पुलिस वालों की तारीफ हुई, उनको इनाम मिल गई। बाद में पता चला कि जिनका एनकाउंटर हुआ वो उसमें थे ही नहीं जी। अब आप समझिए, आपने किसी को भी उठा करके मार दिया। इसलिए कानून ये कहता है कि ट्रायल होगा, पुलिस को साबित करना होगा कि अपराधी, आपके पास सब कुछ था, सीसीटीवी थी, आपको जो जेबर मिले थे, आप उसके आधार पर उनको जेल भेजने की नहीं, उनसे तो आप कहते कि इनको आजीवन कारावास हो या मृत्युदंड हो, ये आपकी दलील होती। आप कौन होते हैं एनकाउंटर करने वाले? ये अचानक कैसे हो रहा है? कोई तालाब में डूब जा रहा है, कोई किसी की गाड़ी पलट जा रही है, ये मजाक है। और मुझे लगता है कि इससे लोगों पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। आप भयभीत कर रहे हैं लोगों को, और उन दो समाजों को तो आप बराबर भयभीत कर रहे हैं, जिनका आपने विधानसभा में मुख्यमंत्री, प्रदेश का सबसे बड़ा व्यक्ति, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसके ऊपर, और वो व्यक्ति 2 नाम ले रहा है जो उसमें थे ही नहीं। जी। नाम क्यों लेते हैं? एक यादव एक मुसलमान है, तो आप कहते हैं इन पर हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे। जी। ये मुख्यमंत्री की भाषा होनी चाहिए क्या? सद्भावना वाले लोग। हाँ, ये भाषा होनी चाहिए क्या? ये चुने हुए मुख्यमंत्री की तो भाषा नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि योगी आदित्यनाथ अपने आप को चुना हुआ मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं। वो ऐसे मानते हैं कि सत्ता तो उन्होंने हासिल की है, युद्ध लड़कर के हासिल की है, फिर वो जो चाहे वो करेंगे। वो राजतंत्र में विश्वास है उनको, वो अपने आप को राजा फील करते होंगे, वो मुख्यमंत्री फील ही कहां करते हैं। तो उनका कहां संविधान और कानून में भरोसा रह गया? ये जो सवाल है प्रज्ञा जी, ये भारत की छवि को बहुत प्रभावित कर रहे हैं। अल्टीमेटली हम लोगों को यह सोचना चाहिए। अब उसमें आरोप तो योगी जी पर यह भी है कि उसमें साहब जो ठाकुर थे उनके पैर में गोली लगी, और जो एक मुख्य आरोपी था वो तो सरेंडर कर दिया, और बगैर हथकड़ी के आप उसको लेकर के जा रहे हैं। जी। क्या हो रहा है? आपके पूरे कानून व्यवस्था की साख दांव पर लगी हुई है। आपको निष्पक्ष रहना है, दिखना है, कम से कम आप दिखना भी नहीं चाहते निष्पक्ष। इससे ज्यादा और क्या सवाल खड़े हो सकते हैं इस प्रदेश की पूरी कानून व्यवस्था और सरकार पर? सर, क्या लग रहा है कि चुनाव से पहले, जैसे हमने देखा कि बीजेपी की खासियत रही है कि धर्म को धर्म से लड़ाकर बड़े आसानी से चुनाव को भुना लिया करती थी, लेकिन अब क्या उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि जाति को जाति से लड़ाकर एक नया फंडा खोजा गया है? क्या जाति को जाति से लड़ाओ और फिर देखो क्या होता है? नहीं, इसमें मुझे लगता है कि योगी जी राजनीतिक सूझबूझ का परिचय नहीं दे रहे हैं, या तो जो उनके सलाहकार हैं वो उन्हें गलत फीडिंग दे रहे हैं, क्योंकि जो वो टारगेट कर रहे हैं, अब वो टारगेट वोट में तब्दील नहीं हो रहा है। मसलन आपने यादवों के खिलाफ जो नफरत पैदा करने की आप कोशिश कर रहे हैं, या मुसलमानों के खिलाफ, पिछले 7 साल से आप सत्ता में हैं,
और अब यादव और मुसलमानों से ज्यादा आतंक ठाकुरों का दिखाई पड़ रहा है। और वो आतंक सिर्फ लोगों का नहीं, समाज में तो अनरेस्ट रहता है, कई बार होता है। अब आतंक किसका है? महकमे के दरोगा का। अब आतंक किसका है? एसएसपी का, जिलाधिकारी का, खुद मुख्यमंत्री का। ये जो आतंक है उसमें लोग ये कहने लगे हैं आप अन्य पिछड़ा वर्ग में जाइएगा यादव के अतिरिक्त। आज वो क्या कहेंगे कि साहब यादव से हमको नफरत है जी। या दलितों में जाइए तो क्या ये कहेंगे कि नहीं साहब यादव से हमको नफरत है। आज वो कह रहे हैं कि साहब ये तो बहुत अनर्थ हो रहा है, ये बहुत अन्याय हो रहा है यादवों के साथ। उनकी सिंपैथी बढ़ रही है यादवों के प्रति। अखिलेश यादव के साथ वो खड़े होते हुए दिख रहे हैं। तो ये मैंने कहा, इसीलिए मैंने कहा ना कि पॉलिटिकली नुकसान हो रहा है। यस। और एक राजनीतिक दल को, एक राजनीतिक नेता को हमेशा कुछ नहीं तो कम से कम अपनी पॉलिटिकल करियर का ध्यान में रखना चाहिए। बाकी बातें तो बाद की होती। तो आप पॉलिटिकली इतना बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं कि, और मुझे तो ये लगता है कि जो मोदी और शाह का खेल है उसके जाल में फंस गए हैं योगी जी। मोदी शाह का सबसे बड़ा खेल यह है कि योगी आदित्यनाथ को केवल ठाकुरवादी नेता घोषित कर दिया जाए और दलितों पिछड़ों का विरोधी साबित कर दिया जाए। फिर आप जब चाहे तब योगी जी की कुर्सी छीन ले और फिर चाहे मौर्य जी को बिठा दें, चाहे किसी और को बिठा दें, योगी जी बिल्कुल जमीन पर आ जाएंगे। योगी जी कभी पर चैलेंज नहीं बन सकते हैं, ना पार्टी के भीतर ना पार्टी के बाहर। ये बात अगर योगी जी को, अजीब सा समय है, बड़ा अजीब सा समय चल रहा है। उधर से खेल चल रहा है, दिल्ली से खेल चल रहा है उत्तर प्रदेश के लिए, और दिल्ली खुद फंसा हुआ, यानी मोदी खुद किस तरीके से चारों तरफ से मुसीबत से घिरे हुए हैं, क्योंकि उनका समय भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। रविकांत सर, हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक बिल गिरते जा रहे हैं, नई संसद में पानी भर गया, इतना कुछ हो रहा है। हम ये भी देख रहे हैं कि पहले आएगा तो मोदी ही, मोदी सरकार, मोदी है तो मुमकिन है, ये सब कुछ हो रहा था। लेकिन हरियाणा चुनाव की अगर हम बात करें तो मोदी जी तो पोस्टर से गायब हो गए हैं, बिल्कुल कहीं दिखाई नहीं रहे हैं। और लग रहा है कि बीजेपी भी नहीं चाहती है कि मोदी जी उस तरह का प्रचार करें, कहीं इन्हीं का नुकसान ना हो जाए। तो पॉलिटिकल करियर की जो आपने बात कही वो इधर भी कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा है रविकांत सर। लेकिन अब हो क्या गया है, एक हार ने मोदी जी को इतना बैकफुट पर ला दिया है कि पहले जातिगत जनगणना के लिए क्या बोलते थे, आप कह रहे थे कि हाँ हाँ हम कराएंगे, 56 इंच की छाती का हुआ क्या है? ये तो बिल्कुल जो इतना बड़ा गुब्बारा बहुत फुस्सी हो गया। देखिए, मोदी जी ने जो ब्रांडिंग अपनी की थी वो झूठ पर आधारित थी, उसमें कोई ठोस योजना नहीं थी। और एक राजनीतिक दल को, राजनीतिक व्यक्तित्व को हमेशा इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि वो लोगों की नजरों में अविश्वसनीय ना हो जाए। तो आपने गोदी मीडिया के जरिए, कारपोरेट फंडिंग के जरिए ब्रांडिंग तो कर ली थी, लेकिन डिलीवर्ड आपने कुछ नहीं किया, डिलीवरी कुछ नहीं। और जब डिलीवरी नहीं हुई तो फिर लोगों की निगाह में आप गिरते चले गए। और इधर से राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, स्टालिन हो, उद्धव ठाकरे हो, वो लगातार वोकल हो रहे हैं, लगातार आपको घेर रहे हैं। 240 पर तो वैसे ही ब्रेक लग गया। अब आप दो बैसाखियों के सहारे सरकार चला रहे हैं। जो भी बिल लेके आ रहे हैं वो बिल आपके धड़ाम से गिर जा रहे हैं, आप बैकफुट पे जा रहे हैं। कभी जेपीसी नहीं कराते थे, जेपीसी के लिए आप तैयार हुए, और अब आप ज्यादा बोल भी नहीं पा रहे हैं। लोकप्रियता राहुल गांधी की बढ़ रही है, राहुल गांधी के वीडियो लोग देख रहे हैं और मोदी जी को नहीं देख रहे हैं, बावजूद इसके कि जब सरकारी अमला पूरा लगा हुआ है, लोगों को लाला करके दिखाया जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग नहीं देख रहे हैं। ये जो परिस्थिति है उसको आरएसएस ने भांप लिया। इसमें अगर असली खिलाड़ी कोई साबित हो रहा है, आरएसएस ने सीधा फरमान सुना दिया है कि अब आपको जरूरत नहीं है, हरियाणा से दूर रहिए, महाराष्ट्र से दूर रहिए, जम्मू कश्मीर में तो कुछ है ही नहीं, झारखंड से भी दूर किया जा रहा है। और आरएसएस के कुछ पुराने लीडर सक्रिय हुए, जो पहले सीन से गायब हो रहे थे वो फिर सक्रिय हो रहे। ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी अब वो चुनाव जिताऊ ब्रांड नहीं बचे। ऐसे में मोदी जी को तो अपनी, खैर साख की हमें नहीं लगता कि उतनी उनको चिंता रहती होगी, उनको केवल वोट की चिंता रहती है, उसके लिए ही उनकी साख चाहिए। तो वो 56 इंच का वो भी कर रहे थे, वो भी उसी के लिए कर रहे थे। अब उन्होंने उस सीने को सिकोड़ लिया है तो वो भी इसी के लिए कर रहे हैं कि लोग ये माने कि नहीं मोदी जी तो बड़े उदार हैं, लेकिन लोग बेवकूफ नहीं है।
मोदी जी अगर ये समझते हैं कि लोग बेवकूफ हैं तो वो नहीं है। हम्म। तो ये जो परिस्थिति है और उसमें गुजराती लॉबी बनाम जो गोरखपुर की लड़ाई है, जी। इसमें अभी योगी जी के पास तो बड़ा स्पेस है। मोदी जी तो 75 के होने जा रहे हैं। मोदी जी तो अपनी पारी खेल चुके। मोदी जी हैंड ओवर करना चाहते हैं अमित शाह को। अमित शाह जी। बनाम योगी आदित्यनाथ का झगड़ा है और उस झगड़े में जो प्यादे हैं अमित शाह के वो अपना काम कर रहे हैं और योगी जी उसमें फंस रहे हैं। उन्हें मालूम है कि अगर हमने पिछड़ा विरोधी साबित कर दिया तो योगी जी को हटाने में हम कामयाब हो जाएंगे और वो योगी जी उसके जाल में फंस रहे हैं। इधर मोदी जी की जहां तक बात है, अब वो कास्ट सेंसस कराएंगे कि नहीं कराएंगे अभी तो नहीं कहा जा सकता। इनकार करने की हिम्मत नहीं है, इतना जरूर हो गया है जी। अब लोग ये भी पूछ रहे हैं प्रज्ञा जी कि कल जो आरती करने गए थे जी। कहीं ये तो कान में नहीं कहने गए थे कि साहब जाति जनगणना पर कुछ पेंच फंसा दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट से कुछ दिशा निर्देश आ जाए। अभयदान अभयदान कुछ तो मिला होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही। तो अब क्या है, यही तो मैं कह रहा हूं कि ये कैमरे पर जो तस्वीर जो वीडियो आया है उसने कई सारे तार खोल दिए, कई सारे सूत्र कि अब आप सोचते रहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि सीजेआई को अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल रखना चाहिए था जी। अब तो लोग सवाल करेंगे कि साहब पता नहीं क्या बोला, कौन जान रहा है। तो मोदी जी तो बैकफुट पर है पूरे तरीके से और अभी चंद्रबाबू नायडू चले आते हैं हर सप्ताह, नीतीश कुमार खामोश हैं। वो भले ही बीच में नड्डा साहब के सामने बोले हों कि नहीं नहीं मैंने 2 बार गलती की अब हम नहीं जाएंगे, और जब जब नीतीश कुमार ऐसा बोलते हैं तब तब पता नहीं क्या होता है, पलटते हैं। ये सबको मालूम है। सही बात। तो वो वहां से दी जा रही है डोज पूरी। तो मोदी जी बेचारे क्या करें, इस समय चारों तरफ से फंसे हुए हैं और उम्र के ढलान पर है, पिंजड़े में बंद तोता कहला दी गई और सुप्रीम कोर्ट भी थोड़ा ठीक ठाक करते हुए दिख रहा है जी। ऐसे में भारत की राजनीति बदलते हुए आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं देश के लोगों का मिजाज, देश के लोगों की उम्मीदें बदलते हुए हम लोग देख रहे हैं जी। और इस वक्त जो देश का मतदाता है, जो देश के नागरिक है, आज के समय में क्या देख रहे हैं सर? बदलाव चाहते आने वाले बिल्कुल, और उसमें ये हम लोग देखेंगे कि परिवर्तन की जो आकांक्षा लोगों की है वो फलीभूत होते हुए दिखेंगे, चाहे उपचुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव। अच्छा, ठीक है सर, बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत सर, आपने समय दिया, बड़ी खुलकर बातें हुई और दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे नई चर्चा में, अभी के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।